नमस्कार। हफ्ते के मुद्दा कार्यक्रम में मैं भवानी शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संभावनाएं एवं चुनौतियां। आज इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वा जी और शेखर सिन्हा जी और सुरुचि अग्रवाल जी। इन तीनों अतिथियों का हम अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए जो सवाल हैं उन पे, वो मुद्दों पे कौन कौन सी संभावनाएं हैं जिनको लेकर के भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर के प्रयासरत है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो चेंजेस आने वाले हैं और उन पे भी बातचीत होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे हमारी जो आज की पैनलिस्ट हैं अपूर्वा जी से कि मैडम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए इन शॉर्ट कि बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसका जो मेन मोटो या हम गोल कह सकते हैं वो ये है कि जो विजन कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि एक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ना चाहिए फॉर हायर एजुकेशन, और इसके अलावा एक्सेसिबल होना चाहिए एजुकेशन। उनका ये भी एक गोल है कि 2035 तक 50% ये एनरोलमेंट बढ़ जाना चाहिए, जो कि अभी तक एक लूप होल हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एजुकेशन यहाँ पे इंडिया में भी लैक कर रहा था। उसको कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जो हमारा जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक है उस पर बातचीत होनी चाहिए, और जो इनरोलमेंट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है 2035 तक हम कैसे उसको बढ़ाएं। जो अभी तक प्राइमरी एजुकेशन में स्पेशली जो प्राइमरी स्कूलिंग लेवल पे किस तरीके से बच्चे उस तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरा जो अगला सवाल है कि जो भाषा का सवाल है, हम लोग संचार के विद्यार्थी हैं, तो भाषा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और गाहे बगाहे ये बात उठती है कि देश में अंग्रेजी का वर्चस्व है या किसी एक पर्टिकुलर भाषा का है, या कभी कभी हम राष्ट्रभाषा के कॉन्सेप्ट को लाने की कोशिश करते हैं। उस पर भी कुछ राज्यों की सहमति होती है, कुछ राज्यों की असहमतियाँ होती हैं। तो मेरा जो अगला सवाल है शेखर जी आपसे यह है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भाषा को लेके उस पर कितना जोर दिया गया है, स्पेशली जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें लैंग्वेज को लेकर के क्या सरकार चाहती है, और जो स्पेशली रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग में एजुकेशन देने की बात हो रही है, वह कितना प्रभावी होगा आने वाले समय में। सरकार चाहती है कि जो प्राइमरी शिक्षा हो वो मातृभाषा में दी जाए। इससे क्या होता है कि बच्चों को सीखने में आसानी होती है मातृभाषा में। और एक बात और भी है कि ये सरकार की एक अच्छी व्यवस्था है कि मातृभाषा में दी जाए और लोग सीखें। लेकिन हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के कई राज्यों ने इस बात का विरोध भी किया कि मातृभाषा के तौर पे कहने को तो मातृभाषा कही जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदी केंद्रित शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि हाँ, मातृभाषा से अच्छा ही होगा, बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे और इसको बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बात कहा कि मातृभाषा से बच्चों में पढ़ने की जो ललक होगी वो ज़्यादा पैदा होगी। हाँ। और वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने चीज़ों को समझने में, मुद्दों को समझने में। दूसरा जो सबसे जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो अगला पहलू है उस पर बात करते, जैसे कुछ जो हाइलाइट्स है जिसमें कहा गया कि जो 10th तक का जो बोर्ड है जो कंपलसरी था अभी तक, उसको सरकार ख़त्म करने जा रही है, यानी 10वीं तक कोई बोर्ड नहीं होगा। तो सुरुचि जी, आप इसको कैसे देखती हैं कि 10वीं तक के बोर्ड की अनिवार्यता उसको अगर सरकार ख़त्म करती है तो उसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं?
जी बिल्कुल। ये जो है कि 10th तक जो बोर्ड की अनिवार्यता है उसको ख़त्म करने की जो बात कही जा रही है, तो उससे ये है कि जो बच्चों पे जो बर्डन है, शिक्षा का जो बर्डन है, या फिर जिसको कहते हैं कि रटने वाली जो शिक्षा थी कि हाँ हमें किसी तरह से 10th का जो 10th स्टैंडर्ड है उसको पास करना है या बोर्ड की परीक्षा को पास करना है, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये बर्डन एक तो हट जाएगा कि हाँ हमें बोर्ड को लेकर एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि हाँ ये बोर्ड एग्ज़ाम है तो हमें ये पढ़ना है और किसी तरह पास करना है, और उसमें इंटरेस्ट हो स्टूडेंट्स का या ना हो, फिर भी उनको ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों के लिए प्रेशराइज़ किया जाता है। तो जब उसका बोर्ड से उस तरह का जब ये सिस्टम हट जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों पे एक तो ये प्रेशर हट जाएगा कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम देना है या इस तरीके का। इसके अलावा बच्चों में कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि लर्निंग विद फ़न वाली जो बात है वो हो जाएगी कि हाँ बच्चे जो है वो पढ़ेंगे तो वो फ़न के साथ पढ़ेंगे और साथ में कुछ सीखने को उनको नया मिलेगा। तो ये एक सरकार की एक अच्छी पहल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। नहीं, बहुत बढ़िया आपने बात कही कि वाकई में जो आज का मौजूदा समय है उसमें किस तरीके से बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं सिलेबस को कवर करने में, और स्कूल के वार्डन को लेकर के कि उनके ऊपर बहुत सारा चीज़ लाद दिया गया है। जाहिर सी बात है कि वो फ्री होकर के अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को पढ़ पाएंगे। और मेरा जो अगला सवाल है एनईपी सर में जो यहाँ पे एक मिनट रुकना बिल्कुल चाहिए कि ये तो कहने की बात है कि 10वीं लेवल पे बोर्ड ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की व्यवस्था देखें तो उसमें यह है कि बच्चों को तीसरे क्लास के बाद और 5वें क्लास के बाद भी एक अलग बोर्ड के सामने बिल्कुल उसको आना पड़ेगा, मतलब उसकी परीक्षा उसको देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है एक लूप होल है कि हाँ तीसरे क्लास में ही छात्रों को एक थर्ड अथॉरिटी के सामने एक परीक्षा देनी पड़ रही है। सो ये हम एक तरफ बोर्ड ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 2 बोर्ड और लगा रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, ये चुनौती थोड़ी सी हमारे सामने है, लेकिन मैं अगला जो हमारा सवाल है और जो हमारी चिंताएं हैं कि हम लोग बात करते हैं स्पेशली ग्रेजुएशन में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है। पहले 3 वर्ष के कार्यक्रम होते थे, 3 इयर्स प्रोग्राम्स ग्रेजुएशन के चलाए जाते थे, 2 इयर्स मास्टर्स के, और उसके बाद एमफिल और पीएचडी। तो जैसा आप सभी को जानकारी है कि एमफिल को सरकार ने परमानेंटली हटा दिया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। दूसरी बात यह है कि जो अभी तक स्नातक स्तर पे कार्यक्रम है यानी ग्रेजुएट लेवल पे जो प्रोग्राम्स हैं उन पे 3 ईयर और 4 ईयर प्रोग्राम्स के साथ साथ 1 ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम्स को भी उन्होंने मल्टीपल एग्जिस्ट को उन्होंने अलाउ किया है। तो अपूर्वा जी, इसको कैसे आप देखती हैं कि जैसे हम लोग जिस अभी प्राइवेट विशेष तौर से हम लोग निजी विश्वविद्यालयों की बात करना चाहेंगे कि जैसे हमारे विश्वविद्यालय ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात अगर हम करें तो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाली वो यूनिवर्सिटियों में रही है, सबसे पहले लागू करने वाली यूनिवर्सिटीज़ में उसका नंबर आता है। तो अभी हम लोग जैसा अपने आने वाला जो हमारा बैच है जो इसी महीने के लास्ट तक शुरू होने जा रहा है, उसमें हम कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, और उन प्रोग्राम से उनका ड्यूरेशन क्या होगा और उनसे उनको क्या बेनिफिट मिल पाएगा? देखिए, समय बदल चुका है या बदल रहा है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ से ज़्यादा शायद ज्ञान अर्जन करता है। लेकिन इसमें भी ये चीज़ है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आजकल डिमांड होती है, ठीक है। तो उसमें भी एनईपी बहुत फ़ायदेमंद है। हम लोग माइनर्स ऑफ़र कर रहे हैं या मेजर्स ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें वो इंटर डिपार्टमेंट या इंटर स्कूल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे या कोर्सेज पढ़ेंगे, जिससे वो दूसरे भी जो फील्ड्स है या जो एरियाज़ है उनके बारे में भी वो जानकारी रखेंगे। भाषाओं की बात की गई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें ये भी है कि फॉरेन लैंग्वेज भी एक एलिमेंट है या एक सब्जेक्ट है।
तो अब जैसा कि आपने सवाल किया गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, तो हमारे यहाँ भी हर जो हमारे 13 स्कूल चलते हैं उसमें भी हम कई जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनको सबको हमने कन्वर्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने किया है कि वो 4 ईयर में आए ग्रेजुएट यूजी कोर्सेज़ को, जिसमें माइनर कोर्सेज़ भी रहेंगे, मेजर कोर्सेज़ भी है। बाकी ये भी फोकस किया गया है कि 4 ईयर जो प्रोग्राम है उसमें चौथे साल में बच्चा रिसर्च ओरिएंटेड भी जाए, क्योंकि सरकार का एक बहुत ही बड़ा फोकस रहा है रिसर्च की तरफ, अनुसंधान। ठीक है, इसलिए एक उन्होंने फाउंडेशन भी बनाया, एकेडमिक रिसर्च फाउंडेशन, जिसमें भी सरकार ने बहुत बड़े लेवल पे एक फंडिंग प्रोवाइड करी है कि रिसर्च को और बढ़ावा दिया जाए, एक यूजी लेवल जिससे बच्चे की ज़िंदगी बदलनी है। तो वहाँ पे भी ये एक चीज़ आई है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि निश्चित तौर पे इससे बदलाव होगा। इसी कड़ी में मैं शेखर जी से जानना चाहूँगा कि जो सरकार ने स्पेशली जो प्रोग्राम्स दिए हैं कि अगर कोई बच्चा नहीं करना चाहता है वो 3 ईयर प्रोग्राम, तो फर्स्ट ईयर में प्रोग्राम छोड़ के जा सकता है, सेकेंड ईयर में जा सकता है, तो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इस तरह की व्यवस्था की है। फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट देंगे, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, 3 ईयर में डिग्री प्रोग्राम और 4 ईयर आपको विथ ऑनर्स रिसर्च डिग्री दी जाएगी। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये छात्रों को कैसे मदद करेगा, स्पेशली उन छात्रों को जो मतलब दूर दराज से आते हैं, जो रूरल एरियाज से आते हैं, जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड उस तरह से मजबूत नहीं है, उनको कैसे ये मदद कर पाएगा? सर, ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो यह व्यवस्था है, यह छात्रों के लिए भी फ़ायदेमंद है और इंडस्ट्री के लिए भी फ़ायदेमंद है। छात्रों के लिए तो इस रूप में फ़ायदेमंद है कि अगर वो अपनी सुविधा के हिसाब से जो अपना जीवन में वो करना चाहता है उस हिसाब से पढ़ाई करके अपने जीवन को सुधार सकता है, सब समय बचा। साथ ही वैसे छात्रों के लिए फ़ायदा हो गया, जो शिक्षक के लिए भी फ़ायदा हो गया, इंस्टीट्यूशन के लिए फ़ायदा हो गया कि हम उन छात्रों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर कम छात्र होंगे जिन पे हम फोकस करें जो इंडस्ट्री में जाएं, लॉन्ग टर्म के लिए जाएं, जो मान लीजिए एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हो या फिर उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हो, तो उनके लिए भी अलग से ये फ़ायदेमंद है। सो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, छात्रों के लिए भी और शैक्षणिक संस्थान के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी फ़ायदेमंद है कि उसको जल्दी से और एक तैयार, एक फोकस्ड स्किल डेवलपमेंट जिसका हो चुका है। हाँ, स्किल बेस्ड एजुकेशन का जो हमारा मोटो है वो भी पूरा होगा। और अगर किसी के पास मान लीजिए वो नहीं उस तरीके से मैनेज कर पा रहा है, तो वो चाहे तो 1 साल 2 साल में एग्जिट कर सकता है और दूसरे फील्ड में जा सकता है। ये वाकई में मददगार होगा हमारे छात्रों के लिए। दूसरा जो हमारा सवाल है, अगला जो सवाल है सुरुचि जी आपसे, ये है कि सरकार ने इनोवेटिव एजुकेशन की बात की है, रिसर्च एंड इनोवेशन पे सरकार का ज़्यादा फोकस है कि दुनिया भर में रिसर्च और इनोवेशन पे बात होती है कि कैसे हम शोध को, अनुसंधान को बढ़ाएं, उनके जरिए नई नई चीज़ों का विकास करें। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी रिसर्च बेस्ड, इनोवेशन बेस्ड और इनोवेटिव एजुकेशन की बात की गई है। इसको आप कैसे देखती हैं और ये कैसे जो हमारी स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए कैसे मदद करेगा कि जो सीधे ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करने जैसा सपना देख रहे हैं या बाकी और दूसरे प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने की बात सोच रहे हैं? जी, जो ये सवाल है आपका कि रिसर्च का जो इंक्लूज़न है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो बिल्कुल छात्रों को कहीं ना कहीं, स्टूडेंट्स को मदद करने वाला है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनका ये शुरू से ये ओरिएंटेशन है कि मुझे रिसर्च वर्क ही करना है या आगे जाकर रिसर्च फील्ड में ही काम करना है, तो उसके लिए जैसा कि मैडम ने कहा कि जो 4 ईयर प्रोग्राम अब लॉन्च किया है हमारी यूनिवर्सिटी में भी, ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स ने ये 4 ईयर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। पहले हम ग्रेजुएशन जो स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज़ के जो बैकग्राउंड होते थे उसमें 3 ईयर्स का ही प्रोग्राम रखते थे। अब जो है 4 ईयर्स जो प्रोग्राम लास्ट ईयर में जो है BA ऑनर्स विद रिसर्च की जो डिग्री दी जा रही है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो रिसर्च ओरिएंटेशन है जिनका,
और जो रिसर्च में आगे जाके कुछ करना चाहते हैं। और ये उन मतलब एक तरीके से जो है कि हम किसी भी स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स चाहता है कि वो रिसर्च में काम करे आगे जाकर, वो आगे जाकर एमए करे या फिर उसके आगे पीएचडी करना चाहता है विद रिसर्च, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उसको शुरू से ये स्किल डेवलप हो रही है उसकी रिसर्च की तरफ, और ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरी बात आपने कही कि इनोवेटिव जो चीज़ें हैं, तो इनोवेशन तो एक तरफ तो जो गवर्नमेंट और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, जो ये 4 ईयर प्रोग्राम के थ्रू हम बीए ऑनर्स विद रिसर्च की बात करें, इसके साथ साथ जो है इनोवेशन नॉट ओनली इन रिसर्च बट ऑल्सो विद द टीचर्स और विद द फैकल्टीज़, यानी कि इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो भी इंक्लूड किया गया है। और अभी हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आप जो हैं अपनी क्लासरूम में उन इनोवेशंस को लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे आप स्टूडेंट्स को की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच लेते हुए उनके उसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हुए, अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में उस चीज़ को इन्वॉल्व करते हुए हम रिसर्च की तरफ भी बढ़ सकते हैं, और हम अपने स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड फर्दर ऑन इट विल गिव बेसिकली रिजल्ट्स टू आउटकम बेस्ड एजुकेशन। बिल्कुल आपने सही बात की कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन का जो हमारा मोटो है उसको हम अचीव कर पाएंगे। और इन सारे समस्याओं पे हम लोग तो बात कर ही रहे हैं कि हम क्या क्या फ़ायदे हैं इससे। हम जैसे मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, हम मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट की बात कर रहे हैं, एकेडमिक बैंक की बात कर रहे हैं, आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन की बात कर रहे हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में को शामिल किया गया है, उसमें शामिल की गई हैं। लेकिन जो हमारा बहुत समय चूँकि हमारे पास कम है, तो बहुत शॉर्ट में एक एक पॉइंट में आप लोग से जानना चाहूँगा कि इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्योंकि लागू करने में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, लागू करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और आने वाले समय में इसको कैसे थोड़ा सा कम किया जा सकता है कि इन चैलेंजेस को हम धीरे धीरे कंट्रोल कर पाएँ। तो आप में से बारी बारी कोई से सुरुचि जी से शुरू करें या पूर्वा जी से किसी से? मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है वो टीचर्स के साथ है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि उनको पूरी तरीके से अपना करिकुलम जो है वो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो हम करिकुलम को रीडिज़ाइन करेंगे, इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स को हम रीडिंग कंटेंट देंगे उसमें भी चेंजेस करने होंगे। तो ये एक तरीके से एक चैलेंज है उन टीचर्स के लिए, अगर वो खुद को समय के साथ अगर वो मतलब एक तरीके से खुद में बदलाव या अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में चेंजेस लेकर नहीं आ रहे हैं, तो ये ना सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि इंस्टीट्यूशन के लिए भी एक तरीके से चैलेंज है। तो इस चैलेंज को ऑब्वियसली इन फ्यूचर मुझे लगता है कि कोप अप किया जाएगा। जी अपूर्वा जी आप? सबसे बड़ा मेरी समझ से जो चैलेंज है वो ये है कि चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या हायर एजुकेशन की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है कि हम नीतियाँ तो बना देते हैं, पर वो जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्कूल के उसमें लेवल पे हो कि प्राइमरी एजुकेशन अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए उस तरीके की, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं जो नीडेड है फॉर क्वालिटी एजुकेशन, और यही चीज़ हायर एजुकेशन के लिए भी है। बिल्कुल आपने सही कही। हालांकि सरकार ने कहा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं उसको करेंगे और सपोर्ट भी करेगी सरकार, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं है। तो शेखर जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कड़ी में आप कैसे देखते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं, बहुत आप संक्षिप्त में बताइए। ये जो नई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें सरकार ने जितनी भी बदलाव हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल बदलाव हो रहे हैं, चेंजेज हो रहे हैं, उन सबको शामिल करने का सरकार ने पूरा प्रयास किया है। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि गांव और शहर के बीच जो डिजिटल डिवाइड हो रहा है, नए टाइप का डिजिटल डिवाइड की जो चुनौती है, उसको सरकार कितने अच्छे तरीके से हैंडल करती है और गांव तक इस नई शिक्षा नीति को कितने अच्छे तरीके से पहुंचाती है, इस पर देखना बहुत जरूरी है। इस पर सरकार को जोर देना चाहिए कि गांव उससे वंचित ना हो, जो एकदम से मतलब जो डिजिटल गैप है कैसे उसको डिजिटल गैप हो वो फुलफिल हो। हाँ बिल्कुल।
तो जाहिर सी बात है कि डिजिटल गैप फुलफ़िल हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी स्कूल्स बहुत सारे ऐसे हैं स्टेट में जिनकी हालत बहुत जर्जर हालत में है। इन सब के बावजूद हम लोग खास करके उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर पाने में सफल होते दिख रहे हैं। जैसे हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी की ही बात करें तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और सारे विश्वविद्यालय भी इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए हम बस इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में भी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दूसरे पार्ट पे बात करेंगे और जो अन्य मुद्दे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए उन पे बातचीत करेंगे। नमस्कार।